नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जो बायोमोलिक्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी की हेल्थ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। विदाउट विटामिन आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। एज अ रिजल्ट वी मे फेस सिवियर हेल्थ इश्यूज। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, नीड ऑफ विटामिन्स, क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड डिजीजेस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड which are essential for normal growth and maintenance of body health. Now, next thing, vitamins cannot be synthesized in our body in sufficient quantity. यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करने वाला है कि सारा विटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है। एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, या फिर कुछ हद तक कहिए कि हमारे गट में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, गट बैक्टीरिया, वो विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं और विटामिन्स की हमारी बॉडी को जरूरत है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ से आएंगे हमारी बॉडी में? थ्रू डाइट। डाइट से ही हम इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है कि जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनकी तरीके से विटामिन्स क्या हैं? एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, उनमें कई सारे विटामिन एज अ को फैक्टर वर्क करते हैं। अब अगर हम देखें कि विटामिन्स की नीड क्यों है, इसको और अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहें, तो चलिए देखते हैं नीड ऑफ विटामिन की किन किन फंक्शंस में विटामिन्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस की। मेटाबॉलिक फंक्शंस में विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आपका आता है कि विजन। विजन के लिए विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आता है नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने कहा था कि विटामिन्स एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे विटामिन्स एनर्जी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जिससे कि फूड का एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, इस उस प्रोसेस में विटामिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक विटामिन सी जो है वो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहांस करता है, विच इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करें, विटामिन्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या हुए? जो कि सेल डैमेज को स्लो डाउन करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं। देन आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सपोर्ट में विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन अगर हम बात करते हैं ब्लड हेल्थ की, या फिर बोन हेल्थ की, या हम बात करें आपके स्किन हेल्थ की, इन सब में ही विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विटामिन्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ना, अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। विटामिन्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, कि किसमें ये सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, या फिर कहिए फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल को हम फर्दर टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे नॉन बी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? विटामिन सी, जिसको कि हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। देन बी कॉम्प्लेक्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम ब्रॉड स्केल पे कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी रिलीजिंग में आपके कौन से एग्जाम्पल हो गए? विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड B7। देन हिमेटोपोइटिक एक्टिविटी में कौन से विटामिन इन्वॉल्व है? B12 एंड B9।
हिमेटोपोइटिक क्या हुई, जो कि आपके आरबीसीज के फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। देन अदर्स में आ जाते हैं आपके विटामिन B6। देन फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे कौन से हुए? फैट सॉल्युबल हो गए हमारे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K एंड विटामिन E। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के फंक्शन क्या क्या हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं विटामिन A, जिसको कि हम कहते हैं रेटिनॉल। यहाँ पे एक टर्म आता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन जो है ये एक तरीके का कैरोटीनॉइड है, जो कि पिगमेंट है होता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके से प्रोविटामिन की का काम करता है, प्रोविटामिन ए। और यही जब हमारे बॉडी में जाता है इंटेस्टाइन एंड लीवर में, तो वहां पे थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शंस आपका जो बीटा कैरोटीन है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में। रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल आपका एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन ए का। ये आपका रेटिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो इट इज एसेंशियल फॉर विजन, कंपोनेंट ऑफ रोडोप्सिन इन द रेटिना। देन इट सपोर्ट इम्यून फंक्शन एंड प्रमोट स्किन हेल्थ एंड स्किन ग्रोथ। नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, ये है आपका विटामिन डी। यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो विटामिन डी का स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिल रहा है? कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से डिराइव हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से कौन से विटामिन का स्ट्रक्चर डिराइव हो रहा है। तो ये आपका आया विटामिन डी। फंक्शन की जहां तक बात करें तो इट प्रमोट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन इन द गट, essential for bone growth and remodeling and support immune function। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन की, विटामिन के। विटामिन के को हम क्या कहते हैं? फैलोक्विनोन। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्विनोन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फंक्शन की जहां तक हम बात करें तो इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, मींस प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम डैमेज, देन सपोर्ट immune system and helps in widening the blood vessel and prevent clotting। Now, next आपका जो फैट soluble विटामिन है वो आपका कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई का क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल। ये आपका विटामिन ई का स्ट्रक्चर हो गया। देन फंक्शन क्या हुआ? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड सपोर्ट बोन हेल्थ by aiding in regulation of calcium। Now ये तो थे आपके फैट soluble विटामिन। अब हम बात करते हैं वाटर soluble विटामिन की। तो सबसे पहले आता है हमारा B1। B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। फंक्शन क्या हो गए? इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी, essential for glucose metabolism and support nerve, muscle and heart function। क्योंकि ये हमारे एनर्जी रिलीजिंग जो आपकी कैटेगरी थी उसमें आ रहा है। देन नेक्स्ट आपका कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन B2। B2 का आपका क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। फंक्शंस की बात करें तो इट प्लेज की रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, देन help in metabolism of fat, drug and steroid, important in maintaining the health of skin and eyes। नेक्स्ट अगर हम विटामिन की बात करें वाटर soluble विटामिन की, तो वो आता है B3। अब अगर हम विटामिन B3 के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पेरिडीन रिंग, यानी पेरिडीन रिंग किस में प्रेजेंट है? विटामिन B3 के स्ट्रक्चर में। देन B3 को हम और क्या कह सकते हैं? नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। फंक्शंस अगर देखें तो इट इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। देन इट assist in the function of digestive system, skin and nerves। इसी तरीके से it also help to convert food into glucose, यानी कि
फॉर एनर्जी प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो वो है हमारा B5। B5 को हम और क्या कह सकते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। इनके ये जो नाम है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। देन अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट प्ले क्रिटिकल रोल इन द synthesis and metabolism of protein, fat and carbohydrate. It aids in the production of coenzyme A. Now, नेक्स्ट अगर हम विटामिन की बात करें, वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वो आपका आता है विटामिन B6। B6 को क्या कहते हैं, पेरिडॉक्सिन। इसके न्यूक्लियस में भी पेरिडीन रिंग इन्वॉल्व है। और फंक्शन की बात करें तो essential for the metabolism of various amino acid, involved in the production of neurotransmitter and helps in the production of antibodies and hemoglobin. Now, next जो हम विटामिन की बात करते हैं वो है विटामिन B7। B7 को हम क्या कहते हैं, बायोटिन। और जहां तक इनके फंक्शन की बात है, इट प्लेज की रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, then involved in regulating gene expression and by modifying histones, and support in the health of skin, hair and nails. इसके स्ट्रक्चर में क्या है, सल्फर प्रेजेंट है, ये इसके स्ट्रक्चर का की पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट अगर हम विटामिन की बात करें तो आता है हमारा विटामिन B9। B9 यानी कि फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के अगर हम फंक्शन को देखें तो involved in DNA synthesis and repair, means production and maintenance of new cell. Then it work with vitamin B12 during RBC formation, important for preventing neural tube defects during fetal development. इसीलिए फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जो है विटामिन B12 यानी कि कोबालामीन। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में कौन सा मेटल इन्वॉल्व है, कोबाल्ट, फर्स्ट है। नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो आरबीसीज के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ नर्व सेल्स में है, या फिर माइलिन के प्रोडक्शन में। देन डीएनए सिंथेसिस और सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन्स अगर इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो अगर विटामिन्स हमारी डाइट में प्रॉपरली नहीं होंगे प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी, कोई ना कोई डिजीज होगी। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, कैरेट, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, लिवर। और इनकी कमी से जो डिजीज होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ीरोफ्थेल्मिया। देन आपका आता है विटामिन B2, थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी से हमें बेरी डिजीज होती है। देन आपका आता है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, जो कि मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे मिलेगा। और इसकी कमी से आपकी जो राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसको एरिबोफ्लेविनोसिस भी कहते हैं। इसमें आपको किलोसिस देखने को मिलेगा। किलोसिस मीन्स आपके ये जो लिप्स का एरिया आपका स्वेल कर जाता है और आपके यहाँ पे फिशर्स देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो विटामिन है वो है विटामिन B3, नियासिन, जिसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो है पेलेग्रा। और पेलेग्रा को हम 3D भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। ना नेक्स्ट जो आपका विटामिन आता है वो है विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स आते हैं वो है फटीग, हेडेक, नंबनेस, इरिटेबिलिटी। देन आपका आता है विटामिन B6, पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से आपके ये एनीमिया,
डेमेटाइटिस या डिप्रेशन जैसी डिजीजेस होती हैं, या इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो आपका विटामिन है वो है विटामिन B7 यानी कि बायोटिन। डेमेटाइटिस, एलोपेशिया, एलोपेशिया में आपके क्या है, ये हेयर लॉस आपको दिखता है पैचेस में, और कई आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी इसकी डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन B9। B9 हमें मिल रहा है ग्रीन वेजिटेबल्स में, लेग्यूम्स में, फोर्टिफाइड ग्रेन्स में, और इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, यहाँ पे जो आरबीसीज हमारी बनती हैं वो एबनॉर्मली लार्ज साइज की आरबीसीज होती हैं। देन आपका आता है विटामिन B12 यानी कोबालामीन। कोबालामीन की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होती है। पर्नीशियस एनीमिया मीन्स कि इसमें हमारी बॉडी जो है विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। देन विटामिन सी, जिसे कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी डिजीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे गम्स होते हैं, ब्लीडी गम्स देखने को मिलते हैं, और टीथ जो होते हैं वो कहिए कि धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा विटामिन आता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो डिजीज होती है वो है रिकेट्स चिल्ड्रंस में, और ऑस्टियोमलेशिया आपके एडल्ट्स में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल से हिमोलिटिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया जो डिजीज है इसमें आपको क्या है, हिमोलिटिक एनीमिया में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है वो आपका कम होता है रेट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी से, यानी कि डिस्ट्रॉय आरबीसी के डिस्ट्रॉय वाला रेट आपका ज्यादा होगा आरबीसी के फॉर्मेशन से। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ये तो है आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब डेफिशिएंसी से ये डिजीजेस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विटामिन एक्सेस में लेंगे। हो सकता है एक्सेस भी हमारे लिए हार्मफुल, बिल्कुल, क्योंकि विटामिन की एक्सेस से भी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। जैसे कि विटामिन ए में हमको नोजिया, हेडेक, डिजीनेस या लिवर डैमेज देखने को मिलता है। वहीं अगर विटामिन डी एक्सेस में है तो किडनी डैमेज या वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन ई की एक्सेस से हमें ब्लीडिंग रिस्क हमारा बढ़ाता है। इसी तरीके से B6 से हमें नर्व डैमेज या नमनेस देखने को मिलती है। B3 में लिवर डैमेज या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि एक्सेस ऑफ नियासिन, नियासिन क्या है हमारा विटामिन B3 है। एक्सेस ऑफ नियासिन से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लिंक है, यानी कि रिसर्च जो है इन्होंने ये देखा है, रिसेंट रिसर्चेस में ये पाया कि हाई लेवल ऑफ नियासिन का लेवल अगर हाई होता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से रिसर्च में ये भी मिला है कि अगर लॉन्ग टर्म तक कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट हम लेते हैं तो एक तरफ तो ये रिड्यूस करते हैं कैंसर मोर्टेलिटी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, वहीं दूसरी तरफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोर्टेलिटी के केसेस बढ़ते हैं, ऐसा देखने को मिला है। मतलब स्टडीज ये बताती हैं। तो इसी वजह से विटामिन की ना डेफिशिएंसी अच्छी है और ना ही इनका एक्सेस अच्छा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।